वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी 2023 का दिन था। नालासोपारा इलाके में उस समय अच्छी खासी चहल पहल थी। लोग रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। शाम के समय वहां के निवासियों को सीता सदन बिल्डिंग से अचानक से बदबू आती हुई महसूस होती है। तभी किसी अनहोनी की आशंका से उन्होंने इसकी सूचना इलाके के तुलिंज थाने में फोन करके दे दी। यह सूचना सुनकर पुलिस सीता सदन बिल्डिंग की तरफ निकलने की तैयारी करने लगी। इसी दौरान कर्नाटक से एक महिला ने इसी थाने में फोन करके सूचना देती है कि सीता सदन में रहने वाली उसकी भतीजी मेघा का कत्ल हो गया है। आखिर सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठी मौसी को मेघा की मौत की खबर कैसे लगी? क्या ये महज इत्तेफाक था या इस कत्ल के पीछे कोई ऐसा राज था जिसे अब तक कोई जान नहीं पाया? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी सच्चाइयां सामने आती रहें तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर सच तक पहुंचना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। अब कुछ देर पहले पुलिस को सीता सदन में ही बदबू आने की कॉल मिली थी। अब उसी बिल्डिंग में हत्या किए जाने की कॉल मिलने पर इंस्पेक्टर शैलेंद्र नगरकर समझ गए कि दोनों ही कॉल एक ही घटना की हो सकती हैं। इसलिए वह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल की तरफ निकल गए। जब वह वहां पहुंचे तो देखा कि मुख्य दरवाजे पर ताला लगा था। उन्होंने ताला तुड़वाकर कमरे में प्रवेश किया तो कमरे में एक बेड पड़ा था जिसके अंदर से भयंकर बदबू आ रही थी। बेड का बॉक्स खोला गया तो उसके अंदर सड़ी गई हालत में एक महिला की लाश मिली। लाश की खराब हालत को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसकी हत्या लगभग 2 से 3 दिन पहले की गई होगी, क्योंकि शव सड़ने लगा था और उससे तेज बदबू बाहर निकल रही थी। इंस्पेक्टर शैलेंद्र नगरकर ने बेड के बॉक्स को खोलते ही अपनी आंखें बंद कर लीं। बदबू इतनी तेज थी कि वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी एक पल के लिए पीछे हट गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। केवल मक्खियों की भिनभिनाहट और बाहर सड़क पर चल रही गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। शैलेंद्र ने अपने रुमाल से नाक ढंकी और अपने सहायक हवलदार रमेश को इशारा किया कि लाश को बाहर निकाला जाए। रमेश ने फौरन फॉरेंसिक टीम को बुलाने के लिए फोन किया, जबकि शैलेंद्र ने कमरे का मुआयना शुरू किया। सीता सदन की यह बिल्डिंग नालासोपारा के उन पुराने इलाकों में थी जहां मध्यम वर्गीय परिवार किराए के फ्लैट्स में रहते थे। यह फ्लैट तीसरी मंजिल पर था और बाहर से देखने में सामान्य लगता था, लेकिन अंदर का दृश्य कुछ और ही कहानी बयान कर रहा था। कमरे में सामान बिखरा हुआ था। एक टूटी हुई कुर्सी, मेज पर पड़ा आधा खाया हुआ खाना और दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर जिसमें एक युवती और एक युवक मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। शैलेंद्र ने उस तस्वीर को गौर से देखा। क्या यह मेघा थी? और वह युवक कौन था? क्या यही हार्दिक था जिसने कर्नाटक से आई कॉल में खुद को कातिल बताया था? तभी फॉरेंसिक टीम के डॉक्टर सुहास पाटिल अपने सहायकों के साथ कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने लाश का प्रारंभिक निरीक्षण शुरू किया। इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर सुहास ने कहा, लाश की हालत को देखकर लगता है कि हत्या 2 से 3 दिन पहले हुई होगी। गला दबाने के निशान हैं और संभवतः कोई धारदार हथियार भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सटीक जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही मिलेगी। शैलेंद्र ने सिर हिलाया और अपने नोटपैड में कुछ लिखा। उनकी नज़र कमरे के कोने में पड़े एक मोबाइल फोन पर गई। फोन पुराना था और उसकी स्क्रीन पर दरारें थीं। उन्होंने दस्ताने पहनकर फोन उठाया और उसे चालू करने की कोशिश की। फोन में पासवर्ड था, लेकिन स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिख रहा था, व्हाट्सएप का एक मैसेज। शैलेंद्र ने फोन को सबूत के तौर पर सील करने के लिए हवलदार को दे दिया। इसे तुरंत टेक्निकल टीम को भेजो। हमें यह जानना होगा कि हार्दिक ने जो मैसेज भेजा वह यही फोन था या नहीं। इसी बीच तुलिंज थाने में कर्नाटक से आई उस महिला का बयान दर्ज किया जा रहा था। उसका नाम था शांता और वह मेघा की मौसी थी। शांता ने बताया कि मेघा पिछले 2 साल से नालासोपारा में अकेले रह रही थी। वह एक निजी कंपनी में जूनियर अकाउंटेंट की नौकरी करती थी और अपने परिवार से ज्यादा संपर्क नहीं रखती थी। लेकिन हार्दिक, जो मेघा का बॉयफ्रेंड था, अक्सर उसके साथ फोन पर बात करता था। शांता ने रोते हुए बताया, कल रात हार्दिक का मैसेज आया। उसने लिखा था कि उसने मेघा को मार डाला है और अब वह कभी नहीं पकड़ा जाएगा। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। शैलेंद्र को यह बात अजीब लगी। अगर हार्दिक ने सचमुच मेघा की हत्या की थी तो उसने खुद इसका इकबाल क्यों किया?
और वह भी व्हाट्सएप पर। क्या वह पुलिस को चुनौती देना चाहता था या इसके पीछे कोई और साजिश थी? उन्होंने तुरंत अपनी टीम को हार्दिक की तलाश शुरू करने का आदेश दिया। लेकिन हार्दिक का कोई सुराग नहीं था। उसका आखिरी लोकेशन नालासोपारा रेलवे स्टेशन के पास का था, जो 2 दिन पहले का था। जांच आगे बढ़ी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि मेघा की हत्या गला दबाकर की गई थी और उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे। हत्या से पहले उसे काफी प्रताड़ित किया गया था। यह सुनकर शैलेंद्र का मन और भारी हो गया। यह कोई साधारण हत्या नहीं है, उन्होंने अपने सहायक रमेश से कहा। इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश या जुनून है। हमें मेघा की जिंदगी के हर पहलू को खंगालना होगा। शैलेंद्र ने मेघा के ऑफिस, उसके दोस्तों और पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। मेघा के सहकर्मियों ने बताया कि वह एक शांत और मेहनती लड़की थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह तनाव में दिखाई देती थी। एक सहकर्मी, रीता, ने बताया कि मेघा ने एक बार हार्दिक के बारे में बात की थी। वह कहती थी कि हार्दिक बहुत पजेसिव है। उसे मेघा का किसी और से बात करना पसंद नहीं था। एक बार तो उसने मेघा को ऑफिस के बाहर इंतजार करते हुए देखा गया था। पड़ोसियों ने भी कुछ अहम सुराग दिए। सीता सदन की दूसरी मंजिल पर रहने वाली एक बुजुर्ग महिला, श्रीमती शर्मा, ने बताया कि 2 दिन पहले रात को मेघा के फ्लैट से चीखने की आवाजें आई थीं। मैंने सोचा शायद कोई झगड़ा हो रहा है, इसलिए कुछ नहीं कहा। लेकिन अब मुझे लगता है कि काश मैंने पुलिस को फोन किया होता। शैलेंद्र की जांच अब हार्दिक पर केंद्रित हो गई थी। टेक्निकल टीम ने मेघा के फोन को अनलॉक किया और उसमें हार्दिक के साथ हुई चैट्स को खंगाला। चैट्स में कई बार हार्दिक के गुस्से और मेघा के डर का जिक्र था। एक मैसेज में मेघा ने लिखा था, हार्दिक, तुम्हें बदलना होगा। मैं इस तरह नहीं जी सकती। जवाब में हार्दिक ने लिखा, तुम मेरे बिना कहीं नहीं जा सकती। मैं तुम्हें छोड़ने से बेहतर मार दूंगा। यह मैसेज पढ़कर शैलेंद्र को यकीन हो गया कि हार्दिक ही मुख्य संदिग्ध था। लेकिन सवाल यह था कि हार्दिक अब कहाँ था? क्या वह सचमुच फरार हो गया था या वह अभी भी नालासोपारा में छिपा हुआ था? तभी टेक्निकल टीम से एक और जानकारी आई। हार्दिक का फोन आखिरी बार नालासोपारा के एक सुनसान इलाके में ऑन था, जहां एक पुराना गोदाम था। शैलेंद्र ने तुरंत अपनी टीम को गोदाम की तलाशी के लिए तैयार किया। रात के अंधेरे में पुलिस की जीप उस सुनसान इलाके की ओर बढ़ी। गोदाम पुराना और जर्जर था और उसकी दीवारों पर जंग लग चुकी थी। शैलेंद्र ने अपनी टॉर्च जलाई और गोदाम के अंदर दाखिल हुए। वहां का दृश्य किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। टूटी हुई मशीनें, बिखरे हुए कागज और कोने में एक पुराना गद्दा। तभी उनकी नजर एक लाल रंग के दुपट्टे पर पड़ी जो गद्दे के पास पड़ा था। यह दुपट्टा वैसा ही था जैसा मेघा की तस्वीर में दिख रहा था। शैलेंद्र ने दस्ताने पहनकर दुपट्टा उठाया। उस पर खून के धब्बे थे। पास में एक बैग पड़ा था जिसमें कुछ कपड़े, एक चाकू और एक डायरी थी। चाकू पर सूखा हुआ खून जमा था और डायरी में हार्दिक का नाम लिखा था। डायरी में मेघा के साथ उसकी मुलाकातों और जलन का जिक्र था। एक पंक्ति थी, मेघा, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी गोदाम के पीछे से एक आवाज आई, जैसे कोई धातु का सामान गिरा हो। शैलेंद्र ने अपनी टीम को इशारा किया और वे एक पुराने लोहे के दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजे के पीछे एक साए जैसी आकृति भागने की कोशिश कर रही थी। रुको! पुलिस! शैलेंद्र ने चिल्लाया और पीछा किया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। वह हार्दिक था। उसका चेहरा पसीने से तर था और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, उसने चिल्लाकर कहा, लेकिन शैलेंद्र ने उसे हथकड़ी पहनाकर जीप में बिठा दिया। थाने में हार्दिक से सख्त पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में उसने कुछ भी कबूल करने से इनकार किया, लेकिन जब शैलेंद्र ने उसे व्हाट्सएप मैसेज, डायरी और चाकू दिखाया तो वह टूट गया। हाँ, मैंने मेघा से झगड़ा किया था, उसने कबूल किया। वह मुझसे ब्रेकअप करना चाहती थी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। उस रात मैं उसके फ्लैट पर गया। हमारी बहस बढ़ गई और गुस्से में मैंने उसका गला दबा दिया। मुझे नहीं पता था कि वह मर जाएगी। मैं घबरा गया और लाश को बेड के बॉक्स में छिपा दिया। शैलेंद्र ने पूछा, तुमने शांता को मैसेज क्यों किया? अगर तुम फरार होना चाहते थे तो यह जोखिम क्यों लिया? हार्दिक ने सिर झुकाकर कहा, मैं चाहता था कि कोई मेघा को ढूंढ ले।
मैं नहीं चाहता था कि उसकी लाश उसी तरह सड़ती रहे। मुझे पछतावा हुआ, लेकिन शैलेंद्र को हार्दिक की कहानी पूरी तरह विश्वसनीय नहीं लगी। जांच के दौरान फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। चाकू पर मिला खून मेघा का नहीं था, यह किसी और का था। शैलेंद्र हैरान रह गए। क्या हार्दिक अकेला नहीं था? क्या इस हत्या में कोई और भी शामिल था? उन्होंने फॉरेंसिक टीम से खून के डीएनए का मिलान करने को कहा। साथ ही मेघा के फोन की और गहराई से जांच की गई। फोन में एक अनजान नंबर से कई मैसेज मिले जो विकास नाम के शख्स के थे। मैसेज में विकास और मेघा के बीच नजदीकी रिश्ते का जिक्र था। एक मैसेज में विकास ने लिखा था, मेघा, हार्दिक को छोड़ दो, वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं तुम्हें वह सब दे सकता हूं जो तुम चाहती हो। शैलेंद्र ने तुरंत विकास की तलाश शुरू की। पता चला कि विकास मेघा का सहकर्मी था और उसी कंपनी में काम करता था। जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो वह घबरा गया। उसने बताया कि वह मेघा को पसंद करता था, लेकिन उसने हार्दिक के साथ उसके रिश्ते में दखल नहीं दिया। लेकिन जब शैलेंद्र ने चाकू पर मिले खून के बारे में पूछा तो विकास का चेहरा सफेद पड़ गया। लंबी पूछताछ के बाद विकास ने कबूल किया, मैं उस रात मेघा के फ्लैट पर था। हार्दिक वहां पहले से था। हमारी बहस हुई और हार्दिक ने मुझ पर चाकू से हमला किया। मैंने किसी तरह खुद को बचाया और वहां से भाग गया। लेकिन मैंने मेघा को नहीं मारा। शैलेंद्र अब समझ गए कि यह मामला जटिल था। हार्दिक और विकास दोनों मेघा की जिंदगी में थे और दोनों के बीच जलन थी। फोरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट्स ने सच्चाई सामने ला दी। चाकू पर मिला खून विकास का था, लेकिन मेघा की हत्या में चाकू का इस्तेमाल नहीं हुआ था। हार्दिक ने ही गुस्से में मेघा का गला दबाया था। विकास उस रात वहां मौजूद था, लेकिन उसने हत्या में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन जांच में एक और ट्विस्ट सामने आया। मेघा के फोन में एक और नंबर मिला जो किसी राहुल नाम के शख्स का था। राहुल मेघा का पुराना दोस्त था जो हाल ही में नालासोपारा आया था। पूछताछ में पता चला कि राहुल और मेघा ने हाल में फिर से संपर्क शुरू किया था और हार्दिक को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। राहुल ने बताया कि उसने मेघा को हार्दिक से दूर रहने की सलाह दी थी क्योंकि वह हार्दिक के गुस्सैल स्वभाव से वाकिफ था। शैलेंद्र ने सभी सुरागों को जोड़ा। हार्दिक की जलन, मेघा का ब्रेकअप का फैसला और विकास की मौजूदगी ने उस रात को एक त्रासदी में बदल दिया। हार्दिक ने गुस्से में मेघा की हत्या की और विकास पर चाकू से हमला किया। विकास के भागने के बाद हार्दिक ने लाश को बेड के बॉक्स में छिपाया और पछतावे में शांता को मैसेज किया। हार्दिक को हत्या और विकास पर हमले के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। विकास को हमले के मामले में पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया क्योंकि हत्या में उसकी संलिप्तता साबित नहीं हुई। राहुल को भी कोई दोष नहीं मिला क्योंकि वह उस रात वहां मौजूद नहीं था। मेघा की मौसी शांता को जब यह खबर मिली तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी मेघा को कोई नहीं बचा सका, उसने कहा। शैलेंद्र ने केस की फाइल बंद की, लेकिन उनके मन में एक खालीपन था। मेघा की हत्या ने नालासोपारा को झकझोर दिया था। इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस सच्ची कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है ताकि हम सब मिलकर ऐसे अपराधों को समझें, पहचानें और उनसे सीख लें। प्यार में जबरदस्ती नहीं हो सकती। अगर कोई ना कहे तो उसका मतलब सिर्फ ना होता है। शक, गुस्सा और जलन जब रिश्तों में घुस जाएं, तो प्यार भी जानलेवा बन जाता है। अगर रिश्ता डर देने लगे तो उससे बाहर निकल जाना ही सही होता है। चुप मत रहिए, आपकी आवाज किसी की जान बचा सकती है।